साथियों, हमारे टाइम तक का इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल रिफॉर्म हो चुका है। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 और ये हमारे पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने वाला है, ओवरहॉल करने वाला है। दरअसल आपको एक चीज बता दूं कि जो भारत में एजुकेशन है ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी इस पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। तो इसी रस्साकशी में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को हो रहा था और विद्यार्थियों को हो रहा था। ज्यादातर कंट्रोल एजुकेशन पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जैसे यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते थे, और जितने भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम्स, ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में थे। और इसके करके होता क्या था कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं ओवरऑल नहीं हो पा रहा था। पार्लियामेंट में अब लाया गया है इस बिल को जिसे हम कहते हैं विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025। भले ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर्स देने वाली है, लेकिन इस बिल से एक जो हमारे सदियों से सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम का ओवरहॉल होगा। ये बिल दिसंबर 15 को लाई गई लोकसभा में। भले ही इस बिल की क्रिटिसाइजेशन ही शुरू हो चुकी है इंट्रोडक्शन के टाइम से ही। ऑपोजिशन का कहना है कि बिल को हिंदी नोमेनक्लेचर बिल में ज्यादा है, क्योंकि बिल हायर एजुकेशन से डील कर रही है तो इसका जो नोमेनक्लेचर था वो इंग्लिश में होना चाहिए। बट बिल का अगर आप नाम ही पढ़ेंगे तो इसके करके बिल पे सबसे पहले क्रिटिसाइज किया गया है कि बिल हिंदी नोमेनक्लेचर को बिलोंग करती है। उसी के साथ साथ बिल को अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। आपको अगर याद होगा, हमारे विंटर सेशन जैसे जैसे खत्म होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्स हमारे सामने आ रही है। हमने कल मनरेगा को वीजी राम जी में चेंज होते हुए भी एक बिल को देखा था। दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप 2020 की देख रहे थे तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लाइट लेकिन टाइट फ्रेमवर्क के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना चाहिए। लाइट बट टाइट, यानी एकदम से इसकी सेंट्रलाइजेशन नहीं करनी, लेकिन रूल्स को थोड़ा सख्त बनाना होगा। क्योंकि हमने इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस देखे जो कहीं ना कहीं एजुकेशन के नाम पे हाई फीस तो बच्चों से ले लेते हैं, लेकिन एजुकेशन के नाम पे उनको कुछ देते नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट होता नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाए, ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंटली जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ किया जाना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसके लिए बात की गई थी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ के लिए, ताकि एक एम्पावरमेंट आए हमारे यहाँ पर, और जो एजुकेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें गुड गवर्नेंस है। ये जो नई बिल आई हुई है, इस बिल में जो सबसे बड़ा ओवरऑल हो रहा है वो क्या है मैं बता दूं आपको। जो हमारा यूजीसी था, जिसे यूजीसी एक्ट 1956 से बनाया गया था, जो हमारा टेक्निकल कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को या बाकी टेक्निकल कॉलेजेस को जो रिकॉग्नाइज करता था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो 1987 के एक्ट से बनाया गया था, और इसके साथ साथ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो टीचिंग एजुकेशन से डील करता था, 1993 के एक्ट से बनाया गया था। इन तीनों बॉडीज को रिपील कर दिया गया, यानी ये तीन की तीन बॉडीज को रिप्लेस कर दिया गया है एक ही बॉडी से, जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम। ये एक ही बॉडी बनेगी, यानी आपकी यूजीसी, एआईसीटीई और आपका नेशनल जो काउंसिल है फॉर टीचर एजुकेशन, ये सब के सब अब एक बॉडी इन सब का काम करेगी, जिसका नाम हमने वीबीएसए यानी विकसित भारत शिक्षा अधिनियम रखा हुआ है। इसमें मेंबर्स होंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री से, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, और इवन कुछ इमिनेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसमें जगह मिलेगी। बहुत बड़ा ओवरऑल है, यानी अगर आप इनके एयर पढ़ेंगे 1956, 1987, 1993, इन सब को ओवरहॉल कर दिया गया है। इन सब को इसी में एक ही में लाया गया है। ये जो एपिक्स बॉडी बनेगी, इसके अंतर्गत 3 रेगुलेटरी काउंसिल्स भी होंगी, 3 रेगुलेटरी काउंसिल्स होंगे, 3 और काउंसिल्स होंगी इसके अंदर। यानी ये जो वीबीएसए बना हुआ है, जिसे यूजीसी, एआईसीटी, ऑल नेशनल टीचर्स एजुकेशन, तीनों को मिला के जो ये वीबीएसए बनाया गया है, इसके अंदर भी 3 और काउंसिल होंगी। एक होगी विकसित भारत शिक्षा
विनियम परिषद, दूसरा होगा विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद, तीसरा होगा विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, VBVSP, VBSGP, VBSMP, ये भी होंगे। जो ये वाला है VBSVP, ये डील करेगा रेगुलेशन के साथ, जो रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, वो ये डील करेगा। वहीं जो एक्रेडिटेशन देनी है, हायर एजुकेशन के जो बेंचमार्क्स बनाने हैं, वो ये बॉडी बनाएगी, ये काउंसिल बनाएगी। और जो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, करिकुलम हो गया, रिसर्च हो गया, उसे ये बॉडी बनाएगी। यानी ये 3 काउंसिल्स बनेंगी इस VBSA के अंतर्गत। तीनों के अलग अलग काम है, रेगुलेशन का हो, बेंचमार्क सेटअप करने का हो, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के हो, ये 3 काम और करेंगे। ये काम होंगे यहाँ पर। तो यानी AICT, UGC, नेशनल टीचर्स एजुकेशन, सबको खत्म करके ये एक बॉडी बनाई गई। इसके अंदर 3 काउंसिल्स होंगे। ये 3 काउंसिल्स हेड करेंगे प्रेसिडेंट। इन तीनों काउंसिल को हेड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। इनके एक अपने अपने प्रेसिडेंट्स होंगे। जो हायर एजुकेशन में होंगे, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा एज ए प्रोफेसर। इन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसमें 2 एक्सपर्ट्स होंगे नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल एंड हायर एजुकेशन सेक्रेटरी इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री। यानी 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। एक सर्च एंड कम सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें 2 एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, एक हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी होंगे। ये तीनों मिलकर एक सर्च एंड कमेटी सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम भेजेंगे। इन 3 काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन कौन होंगे? ये 3 काउंसिल्स इंडिया में एजुकेशन की रेगुलेशन, बेंचमार्क्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स देंगे और ये तीनों के तीनों काम करेंगे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान एक बड़े ग्रुप के अंतर्गत। हर काउंसिल में 14 मेंबर्स होंगे, एक प्रेसिडेंट, उसके साथ 14 मेंबर्स इसके साथ होंगे। यानी अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो VBSA जो बड़ी बॉडी है उसके टोटल 14 मेंबर्स होंगे। एक चेयरपर्सन होगा और 12 बाकी मेंबर्स होंगे, यानी 13 मेंबर्स होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करेगा। बाकी तीनों के 14 मेंबर्स होंगे। यानी जो VBSA बड़ी बॉडी बन रही है उसमें टोटल 13 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन, 12 बाकी मेंबर्स। हर एक फील्ड से आएंगे, जैसा मैंने बताया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करेगा। अब चेंज क्या हो रहा है अगर शॉर्ट में बताऊं, ग्रांट्स में जो गिविंग पावर था UGC के पास, वो हटा दिया गया है। नई बॉडी के पास कोई ग्रांट मेकिंग पावर नहीं है। आपने 3 बॉडीज देखी, किसी के पास भी ग्रांट देने का पावर नहीं है। पहली चेंज ये देख लीजिएगा यहाँ पर, जिसको जो हमारे अपोजिशन वाले वो पॉइंट आउट करने वाले। दूसरा, फी रेगुलेशन पावर था, यहाँ पर कोई फी रेगुलेशन पावर नहीं है। यानी जो VBSA है और जो इसकी 3 काउंसिल है, तीनों के पास 2 पावर नहीं है, जिसे अपोजिशन हाईलाइट करने वाली है। एक फंड्स देने का, ग्रांट्स देने का, और दूसरा फीस रेगुलेट करने का। कोई पावर नहीं है। मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन तीनों को हटा के एक ही बॉडी बनी है, इसके अंदर 3 काउंसिल्स हैं। सो वी हैव डन कि इन्हें अपॉइंटमेंट कौन करेगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी सेंट्रल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब इसके अंदर आएंगे VBSA के अंदर। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स को इससे बाहर छोड़ा गया, जैसे कि मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, लॉ, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग, वेटनरी साइंसेज, इनको एक्सक्लूड किया गया। ये इसके अंदर नहीं आएंगे। इवन अगर आप देखेंगे जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होती है, जो आर्किटेक्चर के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, वो भी अलग से ही काम करेगी। ओके, 2 इसमें रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन वो भी एक अलग से इंडिपेंडेंटली काम करेगी। अभी फिलहाल मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, लॉ, फार्माकोलॉजिकल, नर्सिंग, वेटनरी साइंस, इनको बाहर रखा गया है इससे VBSA से। बाकी सारे कोर्सेज इसके अंदर आए। तो कहीं ना कहीं हमारे, अगर आपने देखा तो यूनियन गवर्नमेंट के पास एक ओवर रीचिंग पावर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी भी पॉलिसी को लेकर, अगर आप इसी कानून का क्लॉज 45 या 47 पढ़ेंगे, तो अगर किसी काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई तनातनी है, कोई डिसएग्रीमेंट है, तो फैसला यूनियन गवर्नमेंट जो लेगी वही फैसला रहेगा। दैट डिसीजन वुड बी द फाइनल। मतलब जो आपकी VBSA या उसके 3 काउंसिल्स है, उनको और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई तनातनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फैसला जो है वो फाइनल माना जाएगा। ये इसके क्लॉजेज है 45 एंड 47 जो ये बात कर रहे हैं। ओके, सो ये भी याद रखिएगा। इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा हो रहा है।
ऐसी एक बिल पहले भी लाने की कोशिश की गई थी जिसे हम HECI बिल कहते हैं, लेकिन उसे भी बाद में ड्रॉप कर दिया गया था। अभी ये वापस से ये बिल आई है। काफ़ी सारे तो लोग ये कह रहे हैं कि वही बिल है, नाम चेंज करके आई हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जॉइंट कमेटी में इसके आंसर्स कैसे देती है। वो बताने से पहले एक और चीज़ आपसे शेयर कर दूं, अनअकैडमी ने रिसेंटली अपने 10 साल स्थापना के कंप्लीट किए। इस पे हम आपके लिए 50% ऑफ लाए हमारी UPSC के सब्सक्रिप्शन पे, और डबल वैलिडिटी लाए हमारी हर एक सब्सक्रिप्शन पे। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा। 6 मंथ पे 6 मंथ जैसे मैंने कहा, डबल वैलिडिटी और 50% ऑफ हमारी सब्सक्रिप्शन पे। वही एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर पेनल्टीज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई है। अगर कोई वॉयलेट करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो इसमें जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उनका, तो पहली बार में उनका 10 लाख का फाइन होगा, दूसरी बार में उनका 75 लाख का फाइन होगा, इवन इंस्टीट्यूट को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड एक जो सेट किया गया है पेनल्टीज का। यानी इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं सस्पेंड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को, बंद भी कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट बिना एक्रेडिटेशन के चल रहा है तो 2 करोड़ रुपए तक का उस पर मुआवजा भी हो सकता है। हमने बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज फेक चलते हुए देखी। तो जो पेनल्टी का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बढ़ा दिया गया है। कहाँ 1000 रुपये होता था, अब 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक रुपया तक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स हैं उन्होंने इसका कहीं ना कहीं बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे एक फ्रीडम है, टीचर्स के पास एक ऑटोनॉमी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, उसे छीना जाएगा। अपोजिशन ने भी काफ़ी ज़्यादा शोर उठाया इसको लेकर। आपके इस विषय में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रिक इट गाइस।